दोस्तों, प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जरूर याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप यूनाइटेड नेशन की जो वेबसाइट है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो पहाड़ जो है ये दुनिया की आबादी का 15% हिस्सा है। और अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस का गठन 1992 में तब हुआ जब एजेंडा 21 के अध्याय 13 के प्रबंधनीय पारिस्थितिक तंत्र सतत पर्वत विकास को पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाया गया था। देखिए, पहाड़ के महत्व की ओर बढ़ते हुए ध्यान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था। तो ये जरूर याद रखना कि यूनाइटेड नेशन ने 2002 को यूनाइटेड नेशन का अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष किस वर्ष को घोषित किया था, तो इसका जवाब होगा 2002 को। और फ्रेंड्स, 11 दिसंबर को 2003 से अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया गया है। तो 2003 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया भी गया था। शुरुआत हुई थी कब? 11 दिसंबर 2003 से इसकी शुरुआत हुई है। तब से हर साल एक विशेष विषय यानी कि थीम के साथ इसे मनाया जाता है। 2020 की जो थीम है ये है पर्वतीय जैव विविधता। दोस्तों, आपको याद होगा प्रतिवर्ष 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसकी थीम भी आपको याद होगी। तो थीम थी जैव विविधता। अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है तो इसकी थीम है पर्वतीय जैव विविधता, यानी कि दोनों की थीम में बस पर्वतीय शब्द का अंतर है। तो ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 की थीम क्या है, और इसका जवाब होगा पर्वतीय जैव विविधता। लेकिन एक डिफरेंस जो है उसको जरूर याद रखना आप कि प्रतिवर्ष 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 2020 यानी कि इस वर्ष उसकी थीम रखी गई थी, क्या रखी गई थी? जैव विविधता। तो जरा सा डिफरेंस है, इसको आप याद रखना, दोनों आपको आसानी से याद रहेंगे। और एक बात और भी याद रख लेना कि जो पहला पर्यावरण दिवस था वो मनाया गया था 1974 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न होगा कि विश्व आर्थिक मंच, इसको कहते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो आगामी बैठक होगी यानी कि 2021 वाली, ये किस देश में आयोजित की जाएगी? दोस्तों, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठकें होती हैं ये अस्थायी तौर से दावोस में की जाती हैं। दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में ये बैठकें होती रही हैं सिर्फ 2 बार। ये दूसरी बार होगा जब ये दावोस के बाहर यानी कि स्विट्जरलैंड के बाहर ये बैठक हो रही है। इसके पहले एक बार और हुआ था न्यूयॉर्क में, यानी कि कुल मिला के सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब WEF की बैठक जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड के बाहर हुई है। इस बार जो बैठक होगी 2021 में वो कोविड-19 की वजह से विस्थापित की गई है, और ये जो बैठक होनी है ये सिंगापुर में की जाएगी। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की जो बैठक है वो सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया है, ये पॉइंट है। दूसरा है कि 1971 में हुई स्थापना के बाद से ये दूसरी बार होगा जब फोरम को स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। इसके पहले 2002 में न्यूयॉर्क में जब 9/11 वाली घटना हुई थी, तब अमेरिकी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस मंच का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। और अब इस वर्ष इसको जो है ट्रांसफर किया गया है सिंगापुर में, क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है कोलोन स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक थे क्लाउस श्वाब भी कहते हैं इन्हें। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। इसके बारे में तीनों पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल थोड़ी सी गलती हो गई थी इसलिए सॉरी बोलता हूँ, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आज की वीडियो में भी शामिल किया है। प्रश्न ये है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक हो गई है इस साल 10, ठीक है। और 2019 वाली जो रैंक थी वो 9 थी, तो कल थोड़ा सा उल्टा हो गया था। इसको याद रखना कि 2020 में भारत की जो रैंक है वो 10 है, और 2019 की रैंक कितनी थी? 9 मतलब कि 9th पे था। और जो ये लिस्ट जारी हुई है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रिक्त है। चौथे स्थान पर है स्वीडन, 5वें स्थान पर है यूके,
छठे स्थान पर है डेनमार्क, ये याद रखना। और इसे जारी करता है जर्मन वॉच, किसके साथ? तो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ इसे जारी किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं CCPI, CCPI, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अर्बन, तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे आप? शहरी प्रशासनिक सूचकांक 2020 में ओडिशा राज्य जो है ये शीर्ष पर है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ओडिशा। और ये जो इंडेक्स है इसको UGI 2020 कहा जाता है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, तो इसे UGI कहा जाता है। और इसे जो है प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। प्रजा फाउंडेशन ने इसे पहली बार जारी किया है। तो पहले स्थान पर आ गया है ओडिशा, दूसरे स्थान पर आ गया है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश जो है ये किसको बनाया गया है दोस्तों? ये है राजेश बिंदल। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की बुधवार को प्रस्तावित सेवानिवृत्ति के साथ ही जस्टिस राजेश बिंदल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के वर्तमान जस्टिस राजेश बिंदल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इस पद पर नियुक्त करने का आदेश मंगलवार को दिया है। इस पद पर जस्टिस बिंदल की सेवाएं 9 दिसंबर 2020 से प्रभावी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न अक्सर UPSSC लेवल का है और ये पूछा भी जा सकता है। तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है दोस्तों? ये है कराड़ जनता सहकारी बैंक, ठीक है, कराड़ जनता सहकारी बैंक, जिसका जो है लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। तो ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। और कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं इस सप्ताह, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनिका सोरेन स्टेमी को अध्यक्ष बनाया गया है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का, ये जरूर याद रखना आप। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF का अध्यक्ष, नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है ये है एनिका सोरेन स्टेमी। इसके अलावा दोस्तों जेना वोल्ड्रिज ये अध्यक्ष बनाए हैं, किसके लिए? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, ठीक है। राजेश बिंदल मैंने अभी चर्चा की, एक कार्यवाहक न्यायाधीश बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। नवाफ अल अहमद अल सबाह ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं दोबारा से कुवैत के, ठीक है। और हाल ही में 2 महत्वपूर्ण निधन हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है पाओली रॉसी जो कि फुटबॉलर थे, कहाँ के? इटली के। और अस्तद देबू 73 वर्ष की अवस्था में इनका निधन मुंबई में हुआ है, जो कि एक नर्तक थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण निधन हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बुधवार 9 दिसंबर को PM वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी योजना को दी गई है मंजूरी। तो यहाँ पर 3 बिंदु हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से बिंदु इसमें सही है और कौन कौन से गलत है। एक बात याद रखना कि ये जो PM वाणी योजना है इसके द्वारा पूरे भारत में छोटे से छोटे जो आउटलेट होंगे, दुकानें होंगी, वहां पर दुकानदार जो है वो अपने ग्राहकों को वाईफाई एक्सेस करने की सुविधा देंगे, जिसके लिए उनको कोई भी इंटरनेट का शुल्क नहीं देना होगा और कोई भी लाइसेंस नहीं बनवाना होगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों को तेजी से डिजिटल इंडिया की ओर पेमेंट वगैरह करने में सुविधा मिलेगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि इसे सार्वजनिक टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। कोई छोटी दुकान या साझा सेवा केंद्र जिसको आप CSC कहते हैं, ये भी PDO हो सकता है। इसके तहत स्थानीय किराना दुकानों तथा गली मोहल्ले की दुकानों पर सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क या एक्सेस पॉइंट लगाए जा सकेंगे, ये भी सही है। और PDO के लिए न तो लाइसेंस और न ही पंजीकरण की जरूरत होगी, साथ ही इन पर किसी तरह का शुल्क भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों तीनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है और आपको बिल्कुल तीनों पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में गो फॉर जीरो पॉलिसी अपनाई गई है, जिसका संबंध है कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। तो विकल्प बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया में गो फॉर जीरो पॉलिसी जो है ये इंप्लीमेंट की जा रही है, ठीक है। और एक बात और भी कि इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की है एक NGO ने, जिसका नाम है ग्राटन इंस्टीट्यूट। अभी हाल ही में जो ह्यूमिड एयर होता है फ्रेंड्स, यानी कि नम वायु से पानी बनाने की तकनीक को विकसित करने वाली जो संस्था है, ये कौन सी है? ये IIT गुवाहाटी है। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है। IIT गुवाहाटी ने नम वायु से
पानी बनाने की तकनीक जो विकसित की है। और अगर हम बात करें तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने हवा से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, और ये जो तकनीक है इसका नाम है हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी देश का अग्रणी तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। यह असम के गुवाहाटी शहर में है। स्थापना इसकी 1994 में की गई थी, ठीक है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित राज्य 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों 100% जैविक राज्य जो सबसे पहला राज्य था वो तो सिक्किम था। तो सिक्किम के बाद दूसरा राज्य बन गया है यहाँ पर लक्षद्वीप। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। लक्षद्वीप जो है ये दूसरा 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी कृत्रिम उर्वरक प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इस केंद्र शासित प्रदेश में संपूर्ण खेती जो है वो कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के बगैर की जाती है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये एक द्वीप समूह है जिसमें 32 किलोमीटर के क्षेत्र वाले 36 द्वीप हैं। इसकी राजधानी है कावारत्ती और यह केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख शहर भी है। कावारत्ती इसका प्रमुख शहर है। किस देश को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 का सम्मान दिया गया है भारत को। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। दोस्तों आपको याद दिलाते हैं FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान व कृषि विज्ञान संस्थान यानी कि ICAR और IISS दोनों स्थित है कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। तो दोनों संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? FAO के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है, ठीक है। और दोस्तों विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को होता है। और राजा भूमिबोल जो थे ये थाईलैंड के राजा थे। किसानों के प्रति और भूमि की उर्वरता के प्रति इनको विशेष अनुराग था, जिसकी वजह से किसानों की हर संभव मदद करते थे, जिनके नाम पर इस पूरे पुरस्कार को इसका नाम दिया गया है। और ये उनका जो जन्मदिन होता है वो 5 दिसंबर को होता है। तो 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सीरीज लगातार जारी है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। प्रतिदिन थोड़ा सा समय दीजिए। आने वाली कोई भी परीक्षा हो, अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं, पेट की परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, या फिर RO ARO चाहे UPPSC का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, या फिर इसके अलावा कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। निश्चित रूप से इस बार आप सभी लोग सफल हों, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।